हेलो एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी है और आज हम साइकोलॉजी चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो जेनेटिक्स है वो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। तो जेनेटिक्स मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी क्वालिटीज किसी भी पर्सन को उसके पेरेंट्स से मिलते हैं वो कैसे उसके बिहेवियर से रिलेटेड है। और साथ ही साथ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, जेनेटिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसके बिहेवियर को फॉर्म करने में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी पर्सन को जैसा भी इन्वायरमेंट मिलता है ना वो उसी के अनुसार ढलता जाता है। हो सकता है कि उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले तो वो नई क्वालिटीज आएंगी उसके अंदर, नया स्किल्स सीखेगा। तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिले जिसके कारण से उसका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो सकता है। अब जैसे कि किसी बच्चे का जन्म जो है वो इंडिया में हुआ है और जन्म लेने के बाद ही उसको अमेरिका में किसी पेरेंट्स ने गोद ले लिया। तो क्या होगा कि वो बच्चा को उस बच्चे को जब हम 10 साल बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये पाएँगे कि उस बच्चे का जो है रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, उसका ओवरऑल जो हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, वो बिल्कुल वहाँ के कल्चर के अनुसार होगा। वो बिल्कुल वहाँ के ट्रेडिशंस और वहाँ के कल्चर और वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार उसका बिहेवियर होगा। लेकिन भले ही किसी भी पर्सन को कैसा भी एनवायरनमेंट मिले, एक चीज़ जो है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ उसे उसके पेरेंट्स से मिलती है ना, वो चेंज नहीं होती, वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमेशा ही रहती है। तो जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई कुम्हार है, वो मिट्टी से एक घड़ा बनाता है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी उसके लिए रॉ मटेरियल है। अब उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो जब घड़ा बनाएगा तो उसको जैसा चाहे वैसा शेप दे सकता है। वैसे ही जो गुण, जो क्वालिटीज़ किसी पर्सन को उसके पेरेंट्स से मिलती है, तो उसको शेप देने का काम जो है उसके एनवायरनमेंट का होता है। जैसा एनवायरनमेंट उसे मिलेगा, वैसे ही उस एनवायरनमेंट के अनुसार वो ढलता जाएगा। उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, उसके लिए जो है, उसके जो जेनेटिक्स से मिले हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। साथ ही साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट भी उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जेनेटिक्स कैसे बिहेवियर से रिलेटेड है। उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि कैसे किसी का पर्सन का एनवायरनमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसका एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स देखते हैं। तो जेनेटिक्स क्या होता है सबसे पहले तो यही जानेंगे। Genetics is the study of heredity, how particular qualities or traits are passed on from parents to the offspring, and how inherited characteristics vary among similar or related organisms. इसमें कहना है कि जेनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ हेरिडिटी है कि कैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कोई क्वालिटीज उसके पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती है। और साथ ही साथ जो है कैसे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में भी ये गुण, ये क्वालिटीज वैरी करती है। अब जैसे कि हम हैं और हम, मेरा कोई दोस्त है, तो हम लोग तो सेम रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम में भी कितना अंतर है, कितना डिफरेंसेस है। तो यही हो गया हमारा जेनेटिक्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जेनेटिक मटेरियल। तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में थ्रू जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। जैसे कि क्या होता है, क्रोमोसोम्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफर में। अब जैसे कि क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होता है। वो जब किसी बच्चे में पास होता है उसके पेरेंट्स के थ्रू, तो वही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने में। कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में।
अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो ये देख लेते हैं पहले, जैसे कि कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इमोशनलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से ऐसे हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन का हाइट, वेट, उसका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, आई कलर, टोन ऑफ वॉइस और भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं उसके पेरेंट्स के थ्रू। हम जनरली अपने लाइफ में देखते भी हैं, चाहे वो हाइट ही क्यों नहीं हो, वेट ही क्यों नहीं हो या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सब कुछ जो है किसी भी पर्सन का उसके माता-पिता से मिलता है। तो ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जो उस पर्सन में पास हुई हैं उसके माता-पिता से। वैसे ही कुछ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मेमोरी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये सब भी कुछ इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। आप देखोगे ऐसा सुना होगा आपने भी कि जो साइंटिस्ट होते हैं या जो है होते हैं ना, इस तरह के रिसर्चर्स होते हैं, उनके बच्चों में भी उनके जैसे क्वालिटीज़ होते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी मेमोरी भी वैसी ही होती है। तो हाँ, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी माता-पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वो हम आगे देखेंगे कि कैसे। हुँ। अब देखेंगे हम लोग इमोशनलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि शाइनेस, चीयरफुल, टेम्परामेंट, इमोशनलिटी। शाइनेस की ऑफस्प्रिंग जो है, मतलब कोई पर्सन जो है वो थोड़ा शर्मीला स्वभाव का है या बहुत चीयरफुल है, बहुत हैप्पी हैप्पी सा रहता है। उसका टेम्परामेंट, उसका स्वभाव कैसा है, अब जैसे होता है ना किसी किसी पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो भी गुण है जो उसके पेरेंट्स से उसमें ट्रांसफर होती हैं। इमोशनलिटी, कोई पर्सन्स बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये सब ऐसे गुण हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसमिट होता है। ये इस तरह के ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अब हम जानेंगे कि ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या है? कैसे ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं माता-पिता के थ्रू? वो हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ हेरिडिटी में। तो इसमें क्या है? द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल बिगिन्स विद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। हाँ, ये हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से शुरू होता है। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जो क्रोमोसोम्स है उसमें डीएनए प्रेजेंट है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफस्प्रिंग में यही डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे कि स्पर्म्स में जो होते हैं वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं ओवम में भी जो है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर के साइड से आता है और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मदर के साइड से आ रहा है। और जब स्पर्म्स एंड ओवम का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर ये 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 50% कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं किसी भी पर्सन में उसे उसके फादर से मिलता है और 50% कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी भी पर्सन में उसे उसकी मदर से मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहा है और फिर क्या होता है, यही जो जाइगोट में ये जो आपका दोनों पेरेंट्स का जो गुण है क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अब इसी जाइगोट में जब मल्टीपल डिविजन्स होता है तो कोई भी पर्सन का फॉर्मेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और फिर जो है आगे जाके उसका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर काउज्ड बाय abnormalities इन जीन्स और क्रोमोसोम। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ एबनॉर्मलिटीज के कारण होते हैं। किसमें एबनॉर्मलिटीज के कारण होते हैं? जीन्स में एबनॉर्मलिटी होता है या तो क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी होता है। अब जैसे कि क्या होता है कि किसी भी पर्सन में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जीन। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी एक जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मान लीजिए हेयर का कलर या फिर फेस का शेप, या फिर बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है
वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर उसी जीन्स में या उसी क्रोमोसोम्स में किसी तरह का एब्नॉर्मलिटी आ जाता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। या फिर जो है, या तो जीन्स के थ्रू या तो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ये डिसऑर्डर पास होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, या तो डीएनए में कुछ म्यूटेशंस के कारण भी किसी इंडिविजुअल को जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। अब जैसे कि क्या है, 20 to 30% इन्फेंट डेथ्स का कारण ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही हैं। साथ ही साथ 50% मेंटल रिटार्डेशन का कारण भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कौन कौन से होते हैं, उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ये सब जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो फिर इसके बारे में जो है, इन जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में डिटेल से आप एमएसएन में पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे देख लेते हैं। तो इतना में हमने जाना कि कैसे जेनेटिक्स किसी भी पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड है। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर से उसका इन्वायरमेंट कैसे रिलेटेड है। तो कैसे किसी भी पर्सन का इन्वायरमेंट उसके बिहेवियर को शेप देने में या उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसका इन्वायरमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो अब हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। Environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began life। और ये डेफिनेशन दिया था वुडवर्थ ने। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट वो सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ के बिगिनिंग के दौरान उस पे एक्ट करते हैं, उसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन जो कि बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्ड ने दिया था, उनके अनुसार इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट वो सारी चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, सिवाय उसके जीन्स के। तो ये इन्वायरमेंट हो गया। इसमें आगे क्या है, द फोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंट बिगिन टू प्ले देयर पार्ट एंड influence the growth and development of an individual right from the time of fertilization of the ovum by the sperm। तो ये फोर्सेस, इन्वायरमेंट की जो फोर्सेस है, ये कब से शुरू हो जाती हैं अपना पार्ट प्ले करना, जब से एक स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, तब से इन्वायरमेंट अपना रोल प्ले करने लगता है। और वो उसके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है, उसका इन्वायरमेंट। कब से? जब से स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, तब से इन्वायरमेंट की फोर्सेस उस फॉर्मिंग इंडिविजुअल पे एक्ट करने लगती है, उसके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो इन्वायरमेंट के भी कुछ टाइप्स हैं। तो अगर हम ये जानेंगे कि ये कौन-कौन से टाइप्स के इन्वायरमेंट है, तब हम समझ पाएँगे, ये ज़्यादा बेटर समझ पाएँगे कि कैसे किसी भी पर्सन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है। तो वो 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है। इंटरसेल्युलर इन्वायरमेंट, दूसरा है इंट्रायूटेराइन इन्वायरमेंट एंड तीसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अब इन इन्वायरमेंट्स के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहला है इंटरसेल्युलर इन्वायरमेंट। तो इंटरसेल्युलर इन्वायरमेंट में क्या है, इट रिलेट्स टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसका ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो रहा है, वही है हमारा इंटरसेल्युलर इन्वायरमेंट। दूसरा है इंट्रायूटेराइन इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट इनसाइड मदर्स वूम। तो इंट्रायूटेराइन इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट को बोलते हैं जो मदर के वूम्ब में होता है, इनसाइड मदर वूम्ब। It shelters the baby during prenatal life, which protects and nourishes the growing fetus। तो क्या होता है कि ये बेबी को शेल्टर प्रोवाइड करता है उसके प्रीनेटल लाइफ में, और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन भी देता है। मदर के वूम्ब में वो बेबी प्रोटेक्टेड भी रहता है, उसको सारा नरिशमेंट भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है मदर के थ्रू उस ग्रोइंग फीटस को। तो अगर ये इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इंट्रायूटेराइन इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो है मदर को एक हैप्पी इन्वायरमेंट और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो है मदर्स के जो फीलिंग्स है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत प्रभाव डालती है जो बेबी उसके वूम्ब में पल रहा है। तो इसीलिए जो है मदर को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि बेबी भी अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से नरिशमेंट मिले उसे। इसलिए इंट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है?
After birth, an individual is exposed to a variety of environments, each of which affects development either favorably और एडवर्सली। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उस टाइम से किसी भी इंडिविजुअल पे एक्ट करना शुरू करता है जब वो जन्म ले लेता है एट बर्थ। तो वो वैरायटी ऑफ चीजें उस पे क्या होती है, एक्सपोज्ड होती हैं, जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को या तो फेवरेबली मतलब अ, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकती है, या फिर उस एडवर्सली मतलब उसके साथ बुरा भी इफेक्ट पड़ सकता है उसके इन्वायरमेंट पे। तो ये दोनों हो सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। तो क्या इफेक्ट डालता है उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस किस टाइप्स के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। तो पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में जितने भी एक्सटर्नल बाहरी चीजें में, बाहरी इन्वायरमेंट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट हो जाता है, जैसे कि वाटर, एयर, हाउसिंग, सॉइल, क्लाइमेट, हीट, लाइट, नॉइज, ईटीसी। तो ये सब किसी भी पर्सन का फिजिकल इन्वायरमेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि जगह के अनुसार वो इन्वायरमेंट, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके अनुसार भी पर्सन्स का बिहेवियर फॉर्म करता है। अभी यहाँ इस स्टेट में रहने वाले लोग का अलग फेशियल मतलब फेस भी अलग होता है, वहाँ का बोलने का तरीका भी अलग होता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, चाहे वो कंट्री टू कंट्री हो, स्टेट टू स्टेट हो। वहाँ पे ये सारी चीजें क्लाइमेट, एयर, वाटर अफेक्ट करती हैं ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ये सारी चीजें अगर वाटर, एयर, हाउसिंग ये सब अच्छा मिलता है तो अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है सेकंड। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो होता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। तो अगर किसी पर्सन के आसपास के एनवायरनमेंट में प्लांट्स अच्छे होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है। और ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सारे ज्यादा होते हैं तो वो अफेक्ट करता है उस पर्सन को। तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तीसरा है साइको सोशल इन्वायरमेंट। साइको सोशल इन्वायरमेंट जो है उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं जहाँ पे वो पर्सन सोसाइटी से घिरा हुआ है। उसमें उसके कल्चरल वैल्यूज क्या है, रिलीजन क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, हैबिट्स, बिलीफ, उसकी मान्यता क्या है, वो क्या काम करता है, एजुकेशन कैसा है वहाँ का। ये सारी चीजें भी तो जरूरी है ना किसी भी पर्सन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब इसका एक एग्जांपल से समझिए कि अगर किसी कोई ऐसा परिवार है या कोई ऐसा कम्युनिटी है जिसमें माना जाता है कि गर्ल्स एजुकेशन जो है वो सही नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है वहाँ पे गर्ल्स का एजुकेशन उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बिलीफ्स हैं, कुछ मान्यता हैं जो साइको सोशल इन्वायरमेंट के अनुसार इंसान ढलता जाता है। उसका एक सोच बन जाता है, सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका बन जाता है साइको सोशल इन्वायरमेंट से। तो ये भी पर्सन पे बहुत अफेक्ट डालता है। अगला हम लोग देखते हैं कि इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का आपस में इंटरैक्शन कैसे होता है। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है किसी की भी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, किसी के भी ओवरऑल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में। अब जैसे कि हेरिडिटी लेज डाउन द इसेंशियल फाउंडेशंस व्हाइल इन्वायरमेंट कैन चेंज दिस फाउंडेशंस फॉर बेटर और वर्स। क्या होता है कि हेरिडिटी जो है वो इसेंशियल फाउंडेशंस की तरह वर्क करता है, और इन्वायरमेंट क्या करता है कि उसको और बेहतर भी बना सकता है और उसको और वर्स भी कर सकता है। अब जैसे कि कोई पर्सन है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जेनेटिक्स गुण है कि कुछ आर्टिस्टिक फीचर्स है उसमें, म्यूजिक का शौक है उसमें, या फिर हो सकता है किसी को स्पोर्ट्स का शौक है, लेकिन उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो क्या वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है वो किसी काम की हैं? नहीं। लेकिन हो सकता है कि उस पर्सन में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटीज़ है, उसको म्यूज़िक पसंद है, उसको स्पोर्ट्स पसंद है और उसी के अकॉर्डिंग उसको वो एनवायरनमेंट में मिला है, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। वो ज़्यादा अच्छे से अपने लाइफ में ग्रो कर पाएगा। तो ये उस पे हेरिडिटी ने भी उसका अपना काम किया, अपना रोल निभाया, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट ने भी अपना रोल प्ले किया। अब हमारे लिए एज अ नर्स ये क्यों ज़रूरी है जेनेटिक्स एंड बिहेवियर और हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में जानना। द नॉलेज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट
is important for a nurse to understand and the behavior of a patient. तो ये नॉलेज, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी का नॉलेज या इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी के भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ये हम नर्सेस को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने पेशेंट्स के बिहेवियर को समझ के उसको प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट दे सके उसको ठीक करने के लिए। और ये ज़्यादा अच्छे से हम मेंटल पेशेंट्स जो होते हैं, मेंटली इल होते हैं, उनके लिए और ज़्यादा हमें काम आएगा उनके बिहेवियर को समझना। तो उनके बिहेवियर को समझ के हम उनके मेंटल कंडीशंस को समझ के हम उनको और बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको जल्दी से जल्दी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग जो है चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।